हेलो एवरीवन। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था आर्हेनियस के बारे में। आर्हेनियस ने दो तरह का मॉलिक्यूल बोले थे, पैसिव मॉलिक्यूल और एक्टिव मॉलिक्यूल। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो मोर एंड मोर पैसिव मॉलिक्यूल एक्टिव मॉलिक्यूल में जाता है और एक्टिव मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में लीड करता है। ग्राफ भी देखे थे कि कैसे रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करके हाईएस्ट एनर्जी बैरियर को क्रॉस करता है और हाईएस्ट एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके वो प्रोडक्ट में लीड करता है। थ्रेशोल्ड एनर्जी बताए थे कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस द हाईएस्ट एनर्जी बैरियर। एक्टिवेशन एनर्जी में बोले थे इट इज सरप्लस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड सो दैट मॉलिक्यूल क्रॉस द हाईएस्ट एनर्जी बैरियर। फिर आपको उसमें एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बताए थे विच इज फॉर्म्ड एट हाईएस्ट एनर्जी बैरियर। पैसिव मॉलिक्यूल्स में बोले थे मॉलिक्यूल्स डू नॉट हैव sufficient amount of energy to cross the highest energy barrier। एक्टिव मॉलिक्यूल में बोले थे इट हैज़ sufficient amount of energy to cross the highest energy barrier। ये सब बात पिछले वीडियो में डिस्कशन किए थे। आर्हेनियस को मदद करने के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान आए थे। आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, पढ़ना भी वही बुक चाहिए, थ्योरी का सबसे अच्छी बुक है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में देखिएगा मैक्सवेल बोल्ट्जमान का भी डिस्कशन किया हुआ है। तो आर्हेनियस को मदद करने के लिए मैक्सवेल बोल्ट्जमान है, जिनके बारे में आप गैसियस स्टेट में पढ़ते हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ। उन्होंने मैक्सवेल और बोल्ट्जमान ने आर्हेनियस को सपोर्ट करने के लिए आया और उन्होंने बोला, यहाँ लिखे हैं द आर्हेनियस थ्योरी इज बेस्ड ऑन मैक्सवेल बोल्ट्जमान वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ या एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ, जो गैसियस स्टेट में भी पढ़े हैं। देखिए ये ग्राफ बना है, ये NT है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स NT है। मैं फिर से लिख दूंगा, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ग्राफ को समझिए, इस एक्सिस पर लिए हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, इस एक्सिस पर है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल एनी जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया होगा, और NT टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इस एक्सिस पर है काइनेटिक एनर्जी। जब T टेम्परेचर है, T टेम्परेचर को T1 टेम्परेचर, जब T1 टेम्परेचर है तो इस एरिया का मॉलिक्यूल एक्टिव है, इस एरिया का ABCD, इस एरिया का मॉलिक्यूल एक्टिव है। T2 टेम्परेचर पे इस एरिया का मॉलिक्यूल एक्टिव है। एट T1 टेम्परेचर एक्टिव मॉलिक्यूल्स है ABCD, एक्टिव मॉलिक्यूल्स होगा ABCD। जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया, और कितना से बढ़ाया, 10 डिग्री से या 10 केल्विन से, तो ग्राफ शिफ्ट कर गया और एक्टिव मॉलिक्यूल का संख्या इतना ज़्यादा हो गया। पहले एक्टिव मॉलिक्यूल का संख्या ये था ABCD एरिया में, अब इतना ज़्यादा बढ़ा, ये एडिशनल है। ये जो ऊपर ये देख रहे हैं E और F, इतना ज़्यादा बढ़ा T2 टेम्परेचर पर। तक T2 टेम्परेचर पर एक्टिव मॉलिक्यूल का संख्या हो गया ABCDEF एरिया, इस एरिया का मॉलिक्यूल एक्टिव। अब पूरा मॉलिक्यूल एक्टिव हो गया। T1 टेम्परेचर पर इतना ही था, जैसे ही T2 टेम्परेचर किए तो ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इतना बढ़ गया ना। और एक्टिव मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, जो प्रोडक्ट में लीड करे। ऑल दीज मॉलिक्यूल्स हैव गॉट मोर एनर्जी देन थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। थ्रेशोल्ड एनर्जी से यदि ज़्यादा हो तो प्रोडक्ट में लीड करता है कि नहीं। जब मॉलिक्यूल्स का एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो तो मॉलिक्यूल लीड इनटू प्रोडक्ट, बताए थे पिछले वीडियो में ही सब डिस्कशन किए थे। तो ये जितने मॉलिक्यूल है सबके पास इतना ज़्यादा एनर्जी है कि वो प्रोडक्ट में लीड कर गया। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स, एक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये जो पॉइंट देख रहे हैं ये, इस पॉइंट को लिखें, इफ़ ए पॉइंट रिप्रेजेंट थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये पॉइंट यदि थ्रेशोल्ड एनर्जी, इधर काइनेटिक एनर्जी ले रहे हैं, तो इधर वाला सब क्या हो जाएगा, एक्टिव मॉलिक्यूल नहीं हो जाएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद जो एनर्जी मिनिमम एनर्जी है, उस एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी इतना यदि दे दीजिएगा तो मॉलिक्यूल किधर कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में। तो ये जितने एरिया का मॉलिक्यूल है सभी के सभी एक्टिव मॉलिक्यूल है। फिर से देखिए, जब टेम्परेचर T1 था तो एक्टिव मॉलिक्यूल इतना ही है, उसको 10 डिग्री से बढ़ाए T2 के तो एक्टिव मॉलिक्यूल इतना ज़्यादा ऐड हो गया। अब मतलब ये सब का सब एक्टिव हो गया। तो एक्टिव मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, जो प्रोडक्ट में लीड करे। तो आर्हेनियस को सपोर्ट कैसे किए मैक्सवेल बोल्ट्जमान,
उन्होंने भी बोला कि यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एक्टिव मॉलिक्यूल का संख्या बढ़ेगा, मोर एंड मोर पैसिव मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू एक्टिव मॉलिक्यूल, यही बात कहते हैं। अब इसी को देखिए, ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि इस एक्सिस पर फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल ले रहे हैं, लेट फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स है 1/3, क्योंकि टोटल तो एक ही होगा ना, एक मतलब 100 100 सैकड़ा में लेंगे तो 100 ही मान के चलेंगे ना, तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल 1/3 है। और कैसा फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, तो पैसिव मॉलिक्यूल्स कितना रह जाएगा 1 माइनस मतलब 2/3, ये पैसिव मॉलिक्यूल हो गया। तो सपोज कीजिए कि T1 टेम्परेचर पर इतना एक्टिव मॉलिक्यूल्स है 1/3, टेम्परेचर और बढ़ा दिए, टेम्परेचर और यदि बढ़ा देंगे तो एक्टिव मॉलिक्यूल का संख्या बढ़ेगा। थोड़ा और टेम्परेचर बढ़ा दिए, मतलब T + 10 डिग्री किए T2, तो फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स बढ़ा। यहाँ इस एक्सिस पर फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स ही लेंगे, तो एक्टिव मॉलिक्यूल्स फ्रैक्शन बढ़ा तो पैसिव मॉलिक्यूल्स घटेगा, 1/2 हो जाएगा। जब टेम्परेचर कम था तो एक्टिव मॉलिक्यूल का संख्या 1/3 था, जब टेम्परेचर बढ़ा है तो एक्टिव मॉलिक्यूल का संख्या बढ़ा, तो पैसिव मॉलिक्यूल का संख्या बढ़ा। कहने का मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाइएगा ग्राफ शिफ्ट करेगा किधर की ओर, ग्राफ शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट, क्योंकि मोर एंड मोर पैसिव मॉलिक्यूल कन्वर्टेड इनटू एक्टिव मॉलिक्यूल। ये बात आर्हेनियस भी बोले थे कि जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अधिक से अधिक एक्टिव मॉलिक्यूल कन्वर्ट कहाँ हो जाता है, पैसिव मॉलिक्यूल्स में। ये मोर से मोर पैसिव मॉलिक्यूल कहाँ कन्वर्ट होता है, एक्टिव मॉलिक्यूल। तो टेम्परेचर कम था तो एक्टिव मॉलिक्यूल का संख्या ये था, टेम्परेचर बढ़ाया तो एक्टिव मॉलिक्यूल का संख्या ज़्यादा हो गया। अब जो ये एरिया रिप्रेजेंट करा पॉइंट ए, थ्रेशोल्ड एनर्जी, पॉइंट ए आपको बता रहा है थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी के बाद जो है आप इसको लिख सकते हैं, द एरिया ABCD शोज द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स व्हिच हैव एनर्जी ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये लिख सकते हैं। द एरिया ABCD shows the fraction of molecules, which have energy greater than थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी से वो ज़्यादा है, तो जब थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा होगा तो प्रोडक्ट में लीड करेगा कि नहीं। तो एरिया लिए हैं ABCD, एरिया ही ले लो। पॉइंट ए थ्रेशोल्ड एनर्जी है, पॉइंट ए यदि थ्रेशोल्ड एनर्जी है तो उसके बाद वाला जो मॉलिक्यूल होगा कैसा मॉलिक्यूल होगा, एक्टिव। तो आर्हेनियस को हेल्प मिला था मैक्सवेल बोल्ट्जमैन। ये ग्राफ NCERT में दिया हुआ है, 3 NCERT में ग्राफ बना के दिया हुआ है, उस ग्राफ को देखिएगा। आर्हेनियस का, ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का। एक जो आप गैसियस स्टेट में पढ़ते हैं मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी का, उसका दिया हुआ है। फिर ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल T और T + 10 पर दिया हुआ है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिव मॉलिक्यूल का संख्या बढ़ता है, ये बात आर्हेनियस भी बोले और उसके बाद इसको सपोर्ट किया मैक्सवेल बोल्ट्जमैन भी, कि टेम्परेचर आप जैसे जैसे बढ़ाइएगा एक्टिव मॉलिक्यूल का संख्या बढ़ता है इसमें। आगे देखिए, फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स वहीं से आया है, जो अभी फ्रैक्शन ऑफ निकाले थे कि ये एक्टिव मॉलिक्यूल है, ये पैसिव मॉलिक्यूल है, वहीं से आता है। फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल मतलब एक्टिव मॉलिक्यूल्स
बराबर होता है e टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ये एक्सपोनेंशियल है, e एक्सपोनेंशियल है, इसका पावर है ए अपॉन आर टी। ये सब टर्म लिखते हैं, ये सब क्या है, e अपॉन माइनस ए टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी, ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी। ये फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स है, वहीं से लाया गया है। के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स वेयर के इज रेट कांस्टेंट। के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये यहाँ पर एक प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए ए लगाता है, इसको बोलते हैं आर्हेनियस पैरामीटर, ये सब लिखते हैं अभी। तो ये कहाँ से है, तो बोल्ट्जमान ही। अब देखिए द फैक्टर ई टू द पावर माइनस ए अपॉन आर टी इज कॉल्ड बोल्ट्जमान फैक्टर। एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है। आया कहाँ से, तो वही जब टेम्परेचर बढ़ाने से एक्टिव मॉलिक्यूल का संख्या बढ़ा, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, क्योंकि फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स है, इस पर सवाल भी आपको बनाना है कि फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स का यही होता है, निकालना भी पड़ता है। द फैक्टर ए इज कॉल्ड बोल्ट्जमान फैक्टर। इट हैज़ नो यूनिट, फ्रैक्शन का यूनिट नहीं होता है, इट हैज़ नो यूनिट, देयरफॉर यूनिट ऑफ ए इज सेम एज दैट ऑफ के इज टाइम इनवर्स फॉर फर्स्ट ऑर्डर। वही यूनिट ए का होगा जो के का होगा। देखिए इसका कोई यूनिट ही नहीं है, तो जो ए का यूनिट होगा वही के का यूनिट होगा। अब फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का यूनिट क्या होता है, टाइम इनवर्स। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, टाइम इनवर्स। तो ये जो है द फैक्टर, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमान फैक्टर। उन्होंने ही दिया था कि फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल को उन्होंने काउंट करके बताया था कि यही फैक्टर है। उसी फैक्टर को किसके प्रोपोर्शनल कर दिया, रेट कांस्टेंट। और ये जो इक्वेशन हो गया विद द हेल्प ऑफ बोल्ट्जमान, इस पूरे इक्वेशन को बोला जाता है आर्हेनियस इक्वेशन। तो इतना बड़ा आर्हेनियस इक्वेशन। के क्या है, रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रैक्शन ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स का कॉन्सेप्ट बाद में ग्राफ से आर्हेनियस ये बोल्ट्जमान ही दिया था, इसीलिए इन्होंने फैक्टर दिया, उसी फैक्टर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया के बढ़ेगा रेट बढ़ेगा, प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए रेट कांस्टेंट। तो बोल्ट्जमान ने वो फैक्टर, ये ध्यान रखिएगा, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये बोल्ट्जमान फैक्टर होता है और ये यूनिटलेस होता है। और वही यूनिट होता है जो आर्हेनियस इक्वेशन, आर्हेनियस इक्वेशन है के इक्वल्स टू ए एक्सपोनेंशियल पावर माइनस ए अपॉन आर टी। वो पिछले एग्जाम्पल में बताए थे ए अपॉन आर टी, ये बोल्ट्जमान फैक्टर है, एक्सपोनेंशियल लेके ये बोल्ट्जमान फैक्टर है ये पूरा। अब बोल्ट्जमान फैक्टर है तो इसका यूनिट नहीं होता, यूनिटलेस होता है, वही यूनिट होता है जो यूनिट ऑफ के होता है। आर्हेनियस को सपोर्ट किया था बोल्ट्जमान, किए थे। ये एक्टिवेशन एनर्जी इन जूल पर मोल, एक्टिवेशन एनर्जी। ए का तीन नाम होता है। ए को बोलते हैं आर्हेनियस पैरामीटर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री ये एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ये उससे पहले है, ई से पहले ई क्या है, एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। ए फ्रीक्वेंसी फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर ही बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल फैक्टर ही बोलते हैं। और आर्हेनियस पैरामीटर, इसका यूनिट बताए थे टाइम इनवर्स होता है फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। इसका यूनिट वही होता है जो के का यूनिट होता है। ये जो दिख रहा है ना, फिर से मैं एक बार बोल रहा हूँ, ये इतना यूनिटलेस होता है। एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं उसमें भी लिखा हुआ, ये सब चीज़ों को पढ़ना चाहिए। बार बार बोलता हूँ, टेक्स्ट बुक पढ़िए, आपके नॉलेज में सॉलिडिटी आएगा। अब वीडियो देखिए, टेक्स्ट बुक पढ़िए, एकदम परफेक्शन की ओर जाएगा। ये ऑफलाइन तो है नहीं कि मैं जहाँ पर गलती करोगे तुरंत सॉर्ट आउट कर दूंगा। तो आप एनसीईआरटी से बहुत बार
मतलब चिपके रहो एनसीईआरटी से, बहुत बार पढ़ो उसको, फिर बात धीरे धीरे समझ में आता है। एक के बार इकट्ठे नहीं आ जाएगा समझ में, बात धीरे धीरे आता है समझ में, साइंस है ये यूनिटलेस है। इस पूरे को बोला जाता है बोल्ट्जमान फैक्टर, तो वही यूनिट होता है जो यूनिट ऑफ के होता है। चलो आगे देख लो, तो ये सब बोले। इन आर्हेनियस इक्वेशन इज बेस्ड अपॉन वॉन हॉफ रिलेशन। 11 में आप पढ़ते हैं इक्विलिब्रियम, वॉन हॉफ रिलेशन गिवन इन इक्विलिब्रियम। तो 11 में पढ़े हैं, 12th स्टार्टिंग है तो 11 में पढ़े हैं, 12th पास आउट है तो जानते ही हैं। वॉन हॉफ इक्वेशन आता है वहाँ 11 में ही आया था, तो उसी इक्वेशन से इन्होंने अपना लिया था, उसी पे आधारित चीज लिया था। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू डिपेंड करता है टेम्परेचर, ये बात वॉन हॉफ बोलते हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में। उसी चीज को यहाँ पर बोल रहे हैं रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो रेट कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर आर्हेनियस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिपेंड करता है टेम्परेचर वॉन हॉफ। तो आर्हेनियस का ही रिलेशन वॉन हॉफ से ही आया है, उसी से उनको हेल्प मिला था कि अच्छा ऐसे ऐसे इक्विलिब्रियम में है तो ऐसे ऐसे। अब ये जो रिलेशन है आर्हेनियस का, ये रिलेशन बतलाता है कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा, फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। टी बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। ये 3 टर्म इतना रट के रखना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए आपके बोले लेट व्हेन टेम्परेचर इन्फिनिटी मैक्सिमम, मैक्सिमम क्या हो सकता है इन्फिनिटी, तो टेम्परेचर को इन्फिनिटी कर दिया। इन्फिनिटी से किसी भी चीज़ में भाग देते हो, डिवाइड करते हो तो इट बिकम्स 0, ये 0 हो जाएगा। किसी का पावर 0 होगा तो वैल्यू 1, तो k इक्वल्स टू a। के किसके बराबर हो गया, मतलब मैक्सिमम वैल्यू है ये किसका मैक्सिमम वैल्यू है, के का मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के रेट कांस्टेंट। हम लोग ये दिखला रहे हैं कि टेम्परेचर बढ़ने से के का वैल्यू बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ने से के का वैल्यू बढ़ता है और फाइनली रेट बढ़ता है। तो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ के कब, जब टेम्परेचर इन्फिनिटी है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे के का वैल्यू बढ़ेगा, क्योंकि ए तो बदलेगा नहीं। ए क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि ए के बारे में लिखे हैं। ए को क्या क्या बोल सकते हैं, ए को बोल सकते हैं आर्हेनियस पैरामीटर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ये सब बोल सकते हैं। ए को मैक्सिमम वैल्यू के का कितना होगा, इक्वल्स टू ए कब, जब टेम्परेचर मैक्सिमम होगा। तो ये बतलाता है। अब इसमें लॉग ले रहा हूँ दोनों तरफ, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ln के टर्म में ले रहा हूँ। ln 2 लॉग लेते हैं, एक ln e बेस होता है और ln e बेस बराबर होता है 2.303 लॉग 10 बेस। तो ना तो 10 लिखा जाता है ना ln इक्वल्स टू ये लिखा रहेगा लॉग ऐसे। तो नेचुरल लॉग ले रहे हैं ln, टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो ln a माइनस ये e जो है एक्सपोनेंशियल ये हट जाएगा, इसीलिए ln ले रहा हूँ RT। दोनों तरफ ln ले लिए हैं, नेचुरल लॉग, एक्सपोनेंशियल हट गया। अब इस इक्वेशन से देखो t बढ़ा रहे हैं, समझना थोड़ा, इसको बढ़ा रहे हैं लेट t इक्वल्स टू 100 डिग्री से, ये बदलेगा नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी है, इस पर भी अभी बात करेंगे। वैसे आपको एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में ग्राफ बताए हैं, एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइडेड टू रिएक्टेंट साइड इन ऑर्डर टू क्रॉस द हाईएस्ट एनर्जी बैरियर बताए हैं।
ये बदलेगा नहीं। आर को बोलते हैं गैस कांस्टेंट, ये बात नहीं लिखा था, आर को बोलेंगे गैस कांस्टेंट। उसका भी आप एनर्जी 3 यूनिट में लेते हैं, किलो कैलोरी, कैलोरी या जूल, ये सब में आप रखते हैं। तो ये बदलेगा नहीं, आर बदलेगा नहीं। बदलने वाला यहाँ पर कौन है? टी है। तो टेम्परेचर एक बार 100 है, T1 करते हैं। and now let नेक्स्ट टेम्परेचर जो T2 मान लिए हैं 110 डिग्री से। एक बार T इतना था 100 और एक बार 110, तो जब 100 से इसको डिवाइड करोगे तो इस पूरे का जो वैल्यू होगा पूरे का x आया, और जब 110 से डिवाइड करेंगे तब पूरे का वैल्यू y आया। जब 100 से डिवाइड किए तो इस पूरे का वैल्यू x आया, और जब 110 से डिवाइड किए तो इस पूरे का वैल्यू y आया। ओबियस है x बड़ा होगा y से, क्योंकि e और r तो बदल नहीं रहा है। बदल कौन रहा है? t। तो जितना से नीचे डिवाइड करते जाओगे इस पूरे का मैग्नीट्यूड घटते जाएगा। पूरे का मैग्नीट्यूड घटेगा मतलब इससे कम घटेगा। ए से जितना कम घटेगा के का वैल्यू उतना होगा ना, ये मैथमेटिकली सोच देंगे। ये बदल नहीं रहा है, आर बदल नहीं रहा है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, सिर्फ और सिर्फ कैटलिस्ट से बदलता है, जो आगे ग्राफ बताएंगे। अब ये बदल नहीं रहा है। आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, बदल क्या रहा है? टी। तो एक बार तुम इसको 100 से डिवाइड करके एक्स वैल्यू लाए हो, 100 से डिवाइड करके एक्स वैल्यू लाए हैं, अब 110 से डिवाइड करके उतना ही को y लाए हैं, तो ये कम से डिवाइड हुआ नहीं, ज़्यादा से डिवाइड हुआ ना, तो y घट जाएगा। तो y घटेगा मतलब इसका वैल्यू बढ़ेगा। इस पूरे का जितना मैग्नीट्यूड घटेगा, इस पूरे का बात करो, उतना ज़्यादा k का होगा, क्योंकि इससे कम घटेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से k का वैल्यू बढ़ता है। फिर से ये t को बढ़ाओगे तो इस पूरे का मैग्नीट्यूड घटेगा, पूरे का मैग्नीट्यूड घटेगा तो इससे कम घटेगा, इससे कम घटेगा तो ये बढ़ेगा। ये बढ़ गया k का वैल्यू। तो टेम्परेचर बढ़ाने से k का वैल्यू बढ़ता है, और k का वैल्यू बढ़ेगा तो आपका रेट बढ़ेगा। ln पे टर्म में था, अब log 10 बेस पर लोगे तो 2.303 log k 2.303। ln को मैं चेंज कर रहा हूँ log 10 बेस से। इसके जगह पर ये रख दिए। आप सभी जगह 2.30 से डिवाइड कर देते हैं। हमें इक्वेशन कुछ लाना है, मैं एक बार भी लिख देता, लेकिन सोचा हूँ कि लिख देता हूँ, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर सकते हो, खासकर बायोलॉजी। कैंसिल तो हो गया log k इक्वल्स टू log a माइनस e अपॉन 2.303 RT। इस फॉर्मूला से बहुत सवाल बनने वाला है, बहुत सवाल। जितना स्टार कर लो कम है। इससे भी सवाल बनेगा, लेकिन इससे सवाल बनेगा तो log e का वैल्यू नहीं मालूम रहता है, लेकिन log 10 बेस का तो वैल्यू मालूम रहता है, जो आप इक्विलिब्रियम से ही पढ़ते आ रहे हैं। इसको स्टार कर लेना है। टेम्परेचर बढ़ाने से k का वैल्यू बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा बता दिया हूँ। इससे सवाल बनाना है। ये दोनों स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। y इक्वल्स टू सी प्लस एम एक्स, ये ग्राफ का मैं एक स्पेशल बनाया भी था, इसके जगह पर ये रखेंगे, मैं c के जगह पर ये रखता हूँ, और e अपॉन r के बीच m है, स्लोप देगा। मतलब यहाँ जो ग्राफ प्लॉट करेंगे log k वर्सेस 1 अपॉन t का है, स्लोप विल बी माइनस e अपॉन 2.303 r, ये स्लोप है। इंटरसेप्ट क्या देगा? log a। इंटरसेप्ट कैसा देगा? जीरो या नॉन जीरो? नॉन जीरो, क्योंकि log a का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ना, फिर एक्सपोनेंशियल। तो 1 अपॉन टी है। ग्राफ से सवाल एक से ज़्यादा बार आ चुका है किसी भी एग्जामिनेशन में। log k ऐसे जाएगा, निगेटिव स्लोप,
नेगेटिव स्लोप है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है तो घटेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू आपका इंटरसेप्ट दे रहा है ये लॉग ए, ये स्लोप दे दिया ए अपॉन 2.303 आर, या आर ध्यान रखिएगा ये log 10 बेस है, log ई बेस पर भी ला सकते हो। स्लोप एक्टिवेशन एनर्जी निकालने के लिए इसमें सवाल सब करवाएंगे अभी। स्लोप आपको देगा पूछेगा एक्टिवेशन एनर्जी लाओ, आर का वैल्यू तो जानते हो ना, आर का वैल्यू आप गैसीय 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन या कैलोरी में रखो तो अप्रॉक्स 2 कैलोरी पर मोल इंटू केल्विन, ये सब रखते हो, ये सब आता है आप लोग को। नॉन जीरो इंटरसेप्ट है, क्यों नॉन जीरो है? क्योंकि ए का कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा ही। ए को क्या बोलते हैं? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, आर्हेनियस पैरामीटर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर। यही आप लॉग ई बेस पर भी ला सकते थे, लॉग के एल एन ई ए अपॉन आर टी। वाई इसके जगह सी करेंगे, फिर एम एक्स, यू 1 अपॉन टी एल एन के माइनस ये अपॉन आर। देखिए यहाँ पर 2.303 नहीं है, ये ध्यान रखना है। इस स्लोप में 2.303 कब यूज़ करना है, इसमें कन्फ्यूजन होता है। ये 2.303 आर, 2.303 आर तब यूज़ करेंगे जब लॉग में हो, एल में हो तो ई अपॉन, वो देख लीजिएगा सवाल किस में दिया हुआ है, एल में है कि लॉग में। कभी एल में दे देता है, आप लॉग 2.303 लेते हैं तो आंसर डिफर करने लगता है इतना फैक्टर से। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है, निगेटिव स्लोप है, ये इसके बीच में जाएगा। स्लोप कौन सा देगा यहाँ पे? इसमें स्लोप हमारा क्या दे रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये इक्वेशन बताता है कि टेम्परेचर बढ़ने से के बढ़ता है। अभी हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी पे कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, कोई डिस्कशन नहीं एक्टिवेशन एनर्जी पे। एक्टिवेशन एनर्जी को अभी हम लोग फिक्स्ड मान रहे हैं। जब कैटलिस्ट यूज़ करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में भी डिस्कशन करेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसे चेंज होता है, अभी नहीं। अब एक्टिवेशन एनर्जी बदल नहीं रहा है। ए है आर्हेनियस पैरामीटर या बॉन्ड थॉप या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, तो ए और एक्टिवेशन एनर्जी कांस्टेंट है, टेम्परेचर बदल रहे हैं तो रेट कांस्टेंट K1 T1 टेम्परेचर पे, रेट कांस्टेंट K2 T2 टेम्परेचर। दो टेम्परेचर मान लिए हैं, A एंड E आर कांस्टेंट, इस दोनों को नहीं बदल रहे हैं, log 10 में ही ले रहे हैं। log K1 log A माइनस बदलेगा नहीं 2.303, और R भी नहीं बदलेगा क्योंकि R क्या है, गैस कांस्टेंट। बदलने वाला हमारा क्या है, टेम्परेचर, और टेम्परेचर से रेट कांस्टेंट को चेंज कर रहे हैं। दो इक्वेशन लिखेंगे, log A माइनस E 2.303 RT2, इक्वेशन सेकेंड। दो टेम्परेचर पर दो रेट कांस्टेंट ले रहे हैं। एक्टिवेशन एनर्जी आर्हेनियस पैरामीटर में कोई चेंज नहीं है। एक्टिवेशन एनर्जी तब बदलेगा जब कैटलिस्ट लाएंगे। फिर से एक बार इक्वेशन की इसको वहाँ पर कैटलिस्ट के साथ जोड़ेंगे, जब एक्टिवेशन एनर्जी चेंज करेंगे, लेकिन टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं करेंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, दूसरा में से पहला को घटा लेते हैं, log K2 माइनस log K1, इससे इसको घटा लिए हैं तो इसका वैल्यू रखेंगे log A माइनस E अपॉन 2.303 R T2 ही होगा क्योंकि यही रख रहे हैं, ये तो बदल नहीं रहा है, ये बदल नहीं रहा है, माइनस अब ये आ जाएगा log A
माइनस ए अपॉन 2.303 आर T1, ये आर है, आर T1। अब देखिए ये प्लस में माइनस कैंसिल, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो ये टर्म पॉजिटिव इधर ले आता हूँ, ये लॉग ए अपॉन लॉग बी, तो लॉग K2 अपॉन K1 लॉग ए बाई बी का जो फंक्शन है, माइनस माइनस प्लस, तो E अपॉन 2.303 आर T1 माइनस E अपॉन 2.303 आर T2 कॉमन हो जाएगा। इसे कॉमन क्या क्या ले सकते हैं, ये ले सकते हैं 2.303 आर भी ले सकते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू, कॉमन ले रहा हूँ E अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन ये पॉजिटिव माइनस 1 अपॉन T2, माइनस का साइन है यहाँ पे। ये फॉर्मूला सुपर हिट, मतलब कितना बार इससे सवाल आए ये मत पूछो, बहुत बार इससे सवाल आ चुके हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल इस पे आ चुका है इस फार्मूला से, नीट, मेन, एम्स, सब जगह। आप लोग का एम्स का भी एग्जाम है, ध्यान रखना ये सब, तो सभी जगह इस पे सवाल आ चुका है, ऐसा कोई एग्जाम ना हो, एडवांस, मेन, सब जगह। इस फॉर्मूला में ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये चेंज नहीं हो रहा है। रेट कांस्टेंट K2 है T2 टेम्परेचर पर, रेट कांस्टेंट K1 है T1 पे, एक्टिवेशन एनर्जी नहीं बदल रहा है और R नहीं बदल रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसको प्रूव भी कर देते हैं, लेट T2 इज ग्रेटर देन T1, क्या मतलब हुआ कि टेम्परेचर जो है T2 उसको बढ़ा रहे हैं, नाउ T2 टेम्परेचर इंक्रीजेज देन T1, तो जब T2 टेम्परेचर बढ़ाओगे T1 से तो K2 बढ़ना चाहिए K1 से, ये दोनों चेंज नहीं हो रहा है और ये एक्टिवेशन एनर्जी पॉजिटिव ही होता है क्योंकि एडिशनल अमाउंट ऑफ एनर्जी था। तो यहाँ पर जो इसको मैथमेटिकली एक्सप्लेन करेंगे, यही से मैं लिखता हूँ फिर से एक बार, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 आर T1 इंटू T2, और ऊपर क्या हो जाएगा T2 माइनस T1, तो ये पूरा टर्म पॉजिटिव, ये पूरा टर्म पॉजिटिव, log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू, ये पूरा टर्म पॉजिटिव है, पॉजिटिव, ये भी तो पूरा टर्म पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड विथ पॉजिटिव गिव्स पॉजिटिव, तो log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू पॉजिटिव। क्या मतलब हुआ इसका, इसका मतलब ये हुआ कि log K2 माइनस log K1 इक्वल्स टू पॉजिटिव। अब समझो ये इससे ये घट के पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है ना कि ये बड़ा होगा। मैथमेटिक्स क्या कह रहा है कि बड़ा में से छोटा घटेगा तो पॉजिटिव, और छोटा में से बड़ा घटेगा तो नेगेटिव। इसका मतलब ये हो गया, दैट मीन्स K2 इज ग्रेटर देन K1। तो क्या प्रूफ हुआ, ये फॉर्मूला से क्या प्रूफ हुआ, ये प्रूफ हुआ कि टेम्परेचर आप बढ़ाते हैं तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ता है, और रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ता है तो रेट बढ़ता है। फाइनली हमें क्या चाहिए, फाइनली हम क्या खोज रहे हैं, रेट, रेट बढ़ाना है। काइनेटिक्स में फंडामेंटल पोस्टुलेट जो पहला दिन बोले आखिरी क्लास तक भी वही है, रेट। तो पहले कॉन्सेंट्रेशन से रेट बढ़ा रहे थे, आप रेट कांस्टेंट से रेट को बढ़ा रहे हैं, तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू कैसे चेंज करेगा, विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के मदद से। टेम्परेचर के मदद से जो बढ़ेगा इसको एक्सप्लेन किया आर्हेनियस, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू बढ़ेगा। फिर आपको ग्राफ भी दिखलाए कैसा होता है, ग्राफ नहीं होता है, ये सब बात को एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़िए, वीडियो बार बार देखिए, एकदम निश्चित समझ में आएगा बाबू,
एनसीईआरटी लेकिन बार बार पढ़िए, बहुत बार पढ़िए, सवाल भी बनाइए, तब जाके बात बनता है। एक सवाल लिए हैं, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक सवाल है फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, कॉमा द टेम्परेचर T डिपेंडेंट रेट कांस्टेंट K, टेम्परेचर T डिपेंडेंट रेट कांस्टेंट K was found to follow the equation, ये इक्वेशन फॉलो कर रहा है। इक्वेशन क्या है? log K माइनस 2000 इंटू 1/T प्लस 6 फुल स्टॉप। ये इक्वेशन जो है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है K के साथ। द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A एंड द एक्टिवेशन एनर्जी EA इन किलो जूल पर मोल। दो चीज लाना है आपको, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर A लाना है और एक्टिवेशन एनर्जी लाना है, वो भी किलो जूल में। इस तरह का जो सवाल है बहुत कॉमन होता है, एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसके एक्सरसाइज में भी 2-3 सवाल लिख दिया इस तरह का, बहुत कॉमन होता है। कॉमन कहने का मतलब अधिकांश बार पूछ भी लिया है, बहुत मिलेगा, फ्रीक्वेंसी हाई है। कैसे बनाएंगे सो देखिए, इस तरह का सवाल जब भी दें बहुत आसान है बनाना, जिसमें भी पूछे बना दीजिए। ये इक्वेशन देगा आपको, एनसीईआरटी में भी यदि आप बनाएंगे तो देगा। देखिए ये जो लिखा हुआ है log K इक्वल्स टू, इसको इस तरह से भी तो लिख सकते हैं 6 माइनस 2000/T। क्या ऐसे नहीं लिख सकते? ऐसे लिख सकते हैं, log K इक्वल्स टू 2000/T 6 माइनस, क्योंकि ये तो प्लस में ये माइनस में, ऐसे लिखे दोनों बराबर है। अब जब इस तरह का सवाल देगा तो अभी हम लोग लॉग आर्हेनियस इक्वेशन देखें, उसको लिख लेंगे इसके पैरेलल, ये अपॉन 2.303 RT। देखिए अभी बोले थे 2.303 क्यों यूज़ कर रहे हैं, लॉग में बात कर रहे हैं क्योंकि लॉग में है यही ln में रहता तो ये वैल्यू यूज़ नहीं करते। बहुत इसमें कन्फ्यूजन होता है, बच्चे ln में यहाँ पर ले लेते हैं, मतलब सवाल में ln रहेगा वो लॉग में ले लेगा ताकि लॉग का वैल्यू पता है। ln में दिया है तो ln में ही लो, लॉग में दिया है तो ये सब बात ध्यान रखना है, थोड़ा कूल होके बनाना है, शांत हो जाना चाहिए। जब भी आपको लगे ये सब पढ़ाने लिखाने का एडवर्स कंडीशन है बच्चे, ये सब फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है, एडवर्स कंडीशन है ड्यू टू जान ही रहे कोरोना। तो जब आप इस तरह से एडवर्स कंडीशन में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा शांत रहिए, घबराइए नहीं, थोड़ा कूल रहिए, थोड़ा आराम से घर में बैठिए, हैं ही घर में, स्टे होम। सवाल देखना है छोटा छोटा, देखो छोटा छोटा सवाल है, यदि आप करने लगे ना और उसका यदि आने लगा ना प्रैक्टिस, बड़ा सवाल भी कर लोगे। अब बड़ा सवाल का प्रैक्टिस हो गया तो ऐसा नहीं समझिए कि छोटा सवाल कर लेंगे, छोटे से चलो फिर बड़ा भी कर लोगे। इस सब पर भी एक अलग से क्वेश्चन आर का वीडियो दूंगा ही। जब सवाल दे इस तरह तो कैसे बना लेना है, यदि ln में रहता तो इधर ln में लेके चलते, इधर log में है इसलिए ये log में दिया इसलिए log में लेके चल रहे हैं। अब क्या है, k की जगह k, a की जगह a, e की जगह e है, हमें क्या लाना है a, तो इसके जगह हम ये लिखेंगे, मतलब log a इक्वल्स टू 6। अब इधर भी log है तो इधर भी log लेता हूँ, तो log a इक्वल्स टू log 10 का पावर 6, इतना तो सभी बच्चे जानते होंगे, ये तो मैथमेटिक्स, log 10 का पावर 6 है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 6 log 10, 6 log 10 का वैल्यू 1, मतलब log 10 का पावर 6 का वैल्यू 6 ही होगा, log हटेगा तो 6 ही होगा। log क्यों लिए, क्योंकि log log कैंसिल, a का वैल्यू कितना गया 1 × 10⁻6। और देखिए कौन सा ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के लिए a का यूनिट अभी लिखे हैं पिछले एग्जाम्पल में, फर्स्ट ऑर्डर के लिए a का यूनिट वही होगा जो k का होगा, तो k का क्या होगा, टाइम इनवर्स। टाइम इनवर्स में नहीं कुछ दिया रहे
तो आप सेकंड इनवर्स में लिखिए, क्योंकि स्टैंडर्ड तो वही होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर क्यों सेकंड इनवर्स लिखे? यूनिट ऑफ के वही, यूनिट ऑफ ए आर्हेनियस पैरामीटर वही होगा जो के का यूनिट होगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर, और वही सब आपको देगा ही। तो ए मिल गया आपको। लॉग क्यों लिए इधर? क्योंकि लॉग लॉग कैंसिल करना था हमें। अब हमें एक्टिवेशन एनर्जी लाना है, इसके जगह पर ये भी रख दें, दोनों निगेटिव साइन के साथ भी यदि आप रख रहे हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आर टी माइनस 2000 अपॉन टी, टी से टी कैंसिल, ये लाना हमें, निगेटिव तो ऐसे ही कैंसिल। तो ये इक्वल्स टू 2000 इंटू 2.303। अब देखो आर का बात आ गया। सवाल में दिया रहता है कि किस में लेना है आपको, किलो कैलोरी में लेना है, किलो जूल में लेना है, कि सिर्फ जूल में लेना है, कि सिर्फ कैलोरी में लेना है। आप देखिए, तो हमें लाना है इसका किलो कैलोरी में। तो 2000 इंटू 2.303 और 8.314 इंटू 10⁻³ ये पूरा हो गया किलो जूल पर मोल में। मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। ये तो आता है मल्टीप्लाई करने, ये तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो ये 2 इंटू 2.303 इंटू 8.314 किलो जूल पर मोल। रब भी देखिए, नहीं भी इतना करें तो 4 और 8 है, तो 32 तो से तो ऐसे ही आ रहा है। अब 32 से तो कुछ ज़्यादा ही आएगा ना, 16 दूना 32, ये सब है, ये सब है, तो 32 से कुछ ज़्यादा आएगा, कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो इस तरह के सवाल को कैसे बनाना चाहिए? लॉग में दे तो लॉग का इक्वेशन आप लिखिए, यही एलएन में दिया रहता तो एलएन लिखते, तो ये नहीं रहता। ये गलती बहुत बच्चे से होता है, एलएन का इक्वेशन रहेगा लॉग में लेगा, क्योंकि सर बोले थे कि लॉग का वैल्यू मालूम है, एलएन का वैल्यू नहीं मालूम है। तो लॉग में दिया रहे तो लॉग में लो, एलएन में दिया रहे तो एलएन में लो। ध्यान रखना है, कूल रहना है, सवाल बनाना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और अच्छे अच्छे कमेंट भी देना है। थोड़ा ऐड भी तो करो, प्रचार भी तो करो, दोस्त के बीच में भी तो सर्कुलेट करो चीज़ को। अच्छा लगता है, समझ में आ रहा है तो मैं तो पूरा एनसीईआरटी पे बात करता हूँ, एनसीईआरटी क्लियर करूँगा पूरा, उसके बाद फिर एक्सटेंशन करूँगा। अभी तो सारा बात एनसीईआरटी का चल रहा है, फिर कुछ एक्सटेंशन, ये फिजिकल केमिस्ट्री है, इसमें एनसीईआरटी पहले कर लो, फिर थोड़ा मोड़ा एक्सटेंशन। इनऑर्गेनिक में बोले 2 चैप्टर में काफ़ी एक्सटेंशन लेना है, एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो भी आपको भेज रहे हैं, और एक केमिकल बॉन्डिंग, ये दोनों में एक्सटेंशन। लेकिन ये 12th का जो होता है ये सब काइनेटिक्स, जो नीट के बच्चे हो उसी को हम ज़्यादा ओरिएंट करते हैं, और जो मेन देने जाते हो तो नीट और मेन एक ही चीज़ होता है। एनसीईआरटी जितना बार पढ़ लिए ना बच्चे, रिजल्ट उतना हो जाएगा। जो बच्चे पिछले साल नीट क्वालिफाई किए हैं, पिछले से पिछले साल, उन सबसे बात कीजिए। ज़्यादा पढ़ना कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, जो आपका सिलेबस है ना उसको अच्छे से क्लियर कीजिए, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कैसे बनाना है? तो सबसे अच्छा प्रिपरेशन का तरीका होता है कि जो टेक्स्ट बुक है उसके अराउंड ज़्यादा घूमिए। टेक्स्ट बुक यदि आपका क्लियर है, उसका एक्सरसाइज करो। नहीं बनता है, मैं तो बना के वीडियो डालूंगा ही, डाला भी हूँ कि सवाल है इस तरह सवाल। एक और मैं छोटा सा एक ग्राफ यहाँ पर लिखता हूँ। जैसे अभी ग्राफ लिखे थे ln k इक्वल्स टू ln a माइनस e अपॉन r में। ये ध्यान रखिएगा, ग्राफ इस सब बहुत बार पूछ चुका है, इसलिए फिर से रिपीट कर रहा हूँ। 1/t था ln k, और इस तरह से था स्लोप e अपॉन r, ये इंटरसेप्ट था, नॉन जीरो इंटरसेप्ट। log 10 बेस में था तो फ़र्क क्या था? log 10 बेस में फ़र्क क्या था? स्लोप में फ़र्क सिर्फ था। log k स्लोप था e अपॉन 2.303 r, ये फ़र्क था। अगेन ये इंटरसेप्ट log a। ये ग्राफ तो अभी आप देखे हैं, कुछ इससे ज़्यादा एक और ग्राफ इसी से रिलेटेड, इसी से रिलेटेड एक ग्राफ और है।
K इक्वल्स टू A एक्सपोनेंशियल E अपॉन RT, इसी में ग्राफ ड्रॉ कर देगा E अपॉन RT। तो यहाँ पर K वर्सेस T में ग्राफ ले रहे हैं, ध्यान रखिएगा। ये ग्राफ किसके वर्सेस है? ln K वर्सेस 1 अपॉन T का है। ये ग्राफ किसके वर्सेस है? log K वर्सेस 1 अपॉन T में। यहाँ पर कौन सा ग्राफ है? K वर्सेस T में, ना ln है ना 1 अपॉन T है। ध्यान रखिएगा दोनों, फिर से लिखो, ये log K वर्सेस 1 अपॉन T, ln K वर्सेस 1 अपॉन T, यहाँ पर K वर्सेस T। तो इसका ग्राफ जाएगा इस तरह, देखिए एक्सपोनेंशियल के साथ चेंज होगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ये एक्सपोनेंशियली बढ़ते चला जाएगा, K इधर T, तो इस तरह से जाएगा ये ग्राफ, एक्सपोनेंशियली बढ़ते जाएगा, एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा ये। ध्यान रखिएगा, इस पर ये सवाल आ चुका है। क्या ध्यान रखना है? बहुत आराम से वही बोलना है कि ln है, log है, कि वो सब कुछ नहीं है। यहाँ ln नहीं है, ना यहाँ 1 अपॉन T है, तो ऐसे जाएगा ग्राफ। और यदि ln है तो स्लोप ये रहेगा, log है तो स्लोप में चेंज आएगा। इस स्लोप से सवाल बनाना है। अभी भी तो देखे कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसे निकालना है। तो ग्राफ, ये ग्राफ एग्जाम में आ चुका है, जो IIT का एडवांस होता है उसमें आ चुका है, देखिएगा 3-4 साल पहले आया लेकिन आ चुका है ये ग्राफ। ये ग्राफ तो +2 का जो बोर्ड का एग्ज़ाम है, वो नीट मेन ऐसा कोई एग्ज़ाम ना हो +2 लेवल का, UPSC नहीं, UPSC भी केमिस्ट्री रहता है उसमें, वो नहीं, +2 लेवल का आने का मतलब जो 12th स्टार्टिंग पास करके, जो 12th पास करके आप बच्चे देते हैं, तो उसमें ही आ चुका है, ये भी आ चुका है। ग्राफ में क्या ध्यान रखना है कि K और T में है, कि ln वर्सेस 1 अपॉन T में है, या log K वर्सेस 1 अपॉन T में है। ये सब बातों पर अच्छे से ध्यान रखना है, सवाल भी इसका करना अच्छे से। ये सब बात करो, NCERT का इसका सवाल सब जो रिलेटेड है वो सब अच्छे से कीजिए, बहुत हेल्प मिले। कोलिजन थ्योरी, इसके बारे में आपको हम इंट्रोडक्शन क्लास में भी बताए थे, फर्स्ट वीडियो देखिएगा, उसमें बताए थे कि किसी भी रिएक्शन को होने के लिए 2 चीज़ चाहिए। कोई भी केमिकल रिएक्शन तब प्रोडक्ट बनाएगा जब उसमें 2 चीज़ चाहिए, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन और दूसरा प्रॉपर साइट। साइट मतलब जगह, बताए थे फर्स्ट वीडियो में भी, और बोले थे इसके बारे में आगे भी डिस्कशन में। उसी को यहाँ पर कोलिजन बोला गया है, कोलिजन थ्योरी, जो NCERT में लिखा भी है लास्ट में। नॉट ऑल कोलिजन ब्रिंग्स रिएक्शन, सभी कोलिजन रिएक्शन नहीं लाते। आर्हेनियस बोले थे यही बात कि सभी मॉलिक्यूल प्रोडक्ट नहीं बनाता है। प्रोडक्ट कौन बनाता था? ओनली एक्टिव मॉलिक्यूल्स लीड इनटू प्रोडक्ट, पैसिव मॉलिक्यूल्स डू नॉट लीड इनटू प्रोडक्ट। पैसिव मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर पर वापस हो जाता था, एक्टिव मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करता था। तो बोले कि ओनली एक्टिव कोलिजन रिजल्ट इन रिएक्शन। सभी कोलिजन क्या रिएक्शन को चलाएगा, प्रोसीड करेगा? नो, ओनली एक्टिव कोलिजन रिजल्ट इनटू प्रोडक्ट। तो नॉट ऑल कोलिजन ब्रिंग्स रिएक्शन, ओनली एक्टिव कोलिजन रिजल्ट इन रिएक्शन। एक्टिव कोलिजन होने के लिए 2 चीज़ चाहिए। एक सवाल, एक पॉइंट ये भी हुआ, क्या सभी कोलिजन रिएक्शन को प्रोसीड करेगा? नहीं, ओनली एक्टिव। एक्टिव कोलिजन होने के लिए 2 चीज़ चाहिए उसको, दोनों चीज़ समझिए, एक ओरिएंटेशन बैरियर चाहिए और एक एनर्जी बैरियर। ये सब बात आपको बता चुके हैं, फिर से एक बार एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओरिएंटेशन बैरियर क्या है, सो देखिए, ओरिएंटेशन बैरियर, कोलाइडिंग मॉलिक्यूल्स शुड हैव प्रॉपर ओरिएंटेशन एट द टाइम ऑफ कोलिजन। ये एग्जाम्पल देखिएगा, पहले ही रोज बताए थे फर्स्ट वीडियो में। प्रॉपर ओरिएंटेशन का मतलब सही सही उसमें टक्कर होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन है, इसको कहते हैं। फिर भी ये देख लीजिए, एनर्जी बैरियर जो बताए थे, द एनर्जी ऑफ द कोलाइडिंग मॉलिक्यूल, कोलाइडिंग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब तक उसका थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा और उसके बराबर नहीं होगा, क्या प्रोडक्ट में लीड करेगा? तो एक्टिव कोलिजन के लिए 2 चीज़ चाहिए, एक तो सही सही जगह दीजिए और उसका एनर्जी भी दीजिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन, और उसका एनर्जी क्या होना चाहिए? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होना चाहिए या ज़्यादा। थ्रेशोल्ड एनर्जी बताए हुए हैं
मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए किस काम के लिए, टू क्रॉस द हाईएस्ट एनर्जी बैरियर। तो ये दो चीज़ यदि है तो वो एक्टिव कोलिजन होगा, ये दो चीज़ नहीं है तो पैसिव कोलिजन है। दोनों में से कोई एक भी नहीं आएगा ना तो पैसिव कोलिजन मतलब रिएक्शन नहीं जाएगा। अब जो ये एग्जाम्पल लिखे हैं इसको समझिए। जैसे ये लिए पहले ही बता चुके हैं, ऐसे चल रहे हैं, मतलब ये H2 + I2 गिव्स प्रोडक्ट, ऐसे लिए हैं तो इंटरमीडिएट बनता है, दिस इज कॉल्ड इंटरमीडिएट। फिर से मैं बोलता हूँ होता क्या सो देखिए, ये इंटरमीडिएट है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है ये। जब आप इस तरह से रखेंगे तो इस आयोडीन और इस हाइड्रोजन में इंटरेक्शन हुआ, इस हाइड्रोजन और आयोडीन में इंटरेक्शन हुआ, ये दिखला रहा है कि हाइड्रोजन आयोडीन में इंटरेक्शन हुआ, हाइड्रोजन आयोडीन में इंटरेक्शन हुआ। जिस समय इस दोनों के बीच में इंटरेक्शन होगा ये बॉन्ड वीकर होते चला जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से क्लीव करेगा, ये बॉन्ड, ये दोनों ये क्लीव करेगा, ये बनेगा और बनेगा तो मैं अलग अलग लिख देता हूँ, HI इधर बना और HI इधर बना, ये दोनों मिलके 2HI नहीं बनेगा। ये जो है इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट है, तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है। यदि इस तरह से किसी ने लिखा तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, ये प्रोडक्ट में लीड नहीं करेगा। जो मैं फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये नहीं बनेगा। दोनों के पास एनर्जी है, मान लीजिए एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर रहा है लेकिन ओरिएंटेशन है तो प्रोडक्ट नहीं बनाएगा। तो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर ओरिएंटेशन। ऐसे दीजिएगा तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, HI है, ये H है, HH है, I2 है, मतलब H2 + I2 गिव्स प्रोडक्ट है, ये है। दोनों में क्या फ़र्क है, ये A है और ये B है, तो ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है बट इट इज़ नॉट प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये सही से ओरिएंटेशन है, कोलाइड सही से नहीं हो रहा है इसीलिए प्रोडक्ट में लीड। तो ये हो गया ओरिएंटेशन बैरियर, किस तरह करिएगा तो प्रोडक्ट में जाएगा, ये ओरिएंटेशन बैरियर। एक और एग्जाम्पल है जो आप इसको 3-4 जगह पढ़ते हैं, SN2 रिएक्शन, जो NCERT भी आपको लिखा है, एग्जाम्पल दिखलाया है। देखिए क्या है, SN2 रिएक्शन है, कार्बन है, जैसे मैं ऐसे ही ले रहा हूँ, H है, इधर Br है और इधर एक निकोलियोफाइल आ रहा है जो आप लोग जानते हैं। ये प्रोडक्ट में लीड नहीं करेगा, SN2 नहीं होगा, SN2 मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं होगा जो आप पढ़ते हैं ऑर्गेनिक में। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है। हम लोग तो ओरिएंटेशन बात करेंगे यहाँ पर। अब वहाँ पर आप कहते हैं कि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, क्योंकि आप दिखलाते हैं कि इस पर प्लस आएगा, इस पर माइनस डेल्टा, इस पर प्लस डेल्टा, तो सेम चार्ज एक तरफ है, मतलब माइनस डेल्टा इधर और माइनस दोनों रिपल्सन करेगा, इसीलिए नहीं आता है। रियर साइड अटैक होता है, बैक साइड अटैक होता है। आप बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे काइनेटिक्स के हिसाब से कि ये प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है, लेकिन इसी को इस तरह से यदि रखते हैं तो दिस इज प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये प्रॉपर ओरिएंटेशन है, ये प्रोडक्ट को लीड करेगा, प्रोडक्ट को लीड करेगा, निकोलियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखलाता है आपका। ऐसे तो हम लोग कहेंगे दिस इज नॉट प्रॉपर ओरिएंटेशन, दिस इज प्रॉपर ओरिएंटेशन। तो एक्टिव कोलिजन कब होता है? कोलिजन थ्योरी क्या कहता है कि एक्टिव कोलिजन के लिए दो चीज चाहिए। एक्टिव कोलिजन, फॉर एक्टिव कोलिजन 2 थिंग्स आर नेसेसरी, 1 प्रॉपर ओरिएंटेशन, अनदर इज एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर और उससे बड़ा नहीं होगा तो कभी भी हाईएस्ट एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा, और हाईएस्ट एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा तो प्रोडक्ट में लीड नहीं करेगा। तो हाईएस्ट एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना चाहिए। जब तक वो हाईएस्ट एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करेगा प्रोडक्ट में लीड नहीं करेगा, ये बात ध्यान रखना। एक टर्म है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड से डिनोट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर। कैसे डिफाइन किया गया है कोलिजन फ्रीक्वेंसी जेड को? इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द
रिएक्शन मिक्सचर। जो रिएक्शन मिक्सचर है ए और बी का, ये ले लिया, लेट ए एंड बी रिएक्शन मिक्सचर। तो इसका पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम जो कोलिजन होगा, कोलाइड करेगा, उसी को क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ए और बी रिएक्टेंट है, रिएक्शन मिक्सचर प्रोडक्ट कर रहा है, तो के बराबर, या रेट भी लिख सकते हैं यहाँ पर, के बराबर जेड ए बी कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी, क्योंकि वो मिक्सचर का होता है। के की जगह पर यहाँ पर इस तरह से भी इसको लिखा जाता है, के ने लिखे रेट जेड ए बी एक्सपोनेंशियल ए अपॉन आर टी, ये भी दोनों में से कोई लिखा रहे, क्योंकि अभी बोले टी बढ़ेगा, के बढ़ेगा, रेट बढ़ेगा, ये ध्यान रखना हमेशा। ए बी क्या है यहाँ पर, कोलिजन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिएक्टेंट ए एंड बी। ये सब कोलिजन जब करवा के देखा गया फिर भी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा था जो एक्सपेरिमेंट से आया था पहले, ये सब कोलिजन फ्रीक्वेंसी अकाउंट में लेने के बाद भी। तो फिर से एक नया फैक्टर आया पी, जिसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी या स्टेरिक फैक्टर, एनसीईआरटी सब लिखता है। कहता है टू अकाउंट फॉर डिफेक्टिव कोलिजन, to account for effective collision, another factor P called the probability or steric factor has been introduced. K equals to P ZAB क्या है, collision frequency of reactant and B, ये तो जानते ही हैं, बोल्ट्जमान फैक्टर है। ये दोनों P और ZAB को मिला के इस पूरे को ए के बारे में बताए थे, आर्हेनियस पैरामीटर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर ए। यहाँ भी इस तरह से भी लिख देगा, रेट इक्वल्स टू पी जेड ए बी एक्सपोनेंशियल ए अपॉन आर टी, ये दोनों लिख सकता है, कोई लिखा रहे एक ही बात है। तो इतने की जगह पे क्या पुट कर दिए, ए, वही इक्वेशन आ गया, दिस इज आर्हेनियस इक्वेशन। पी क्यों लाया गया, पी को क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर क्यों लाया गया, क्योंकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी से जब वैल्यू देखा गया के का या रेट का, तो वो वैल्यू मैच नहीं किया, कॉन्साइड नहीं किया एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से। तो फिर से एक फैक्टर लाया गया टू अकाउंट फॉर इफेक्टिव कोलिजन। ध्यान रखिएगा, इफेक्टिव कोलिजन और या एक्टिव कोलिजन एक ही चीज़ है। तो इफेक्टिव कोलिजन को पूरे से सही करने के लिए एक दूसरा फैक्टर लाया जिसको बोलते हैं पी, प्रोबेबिलिटी और स्टेरिक फैक्टर, वो इंट्रोड्यूस किया गया। वो जो उस दोनों को रख के फिर बोला गया ए। तो ए की जगह पर क्या क्या रखा गया, पी प्रोबेबिलिटी फैक्टर या स्टेरिक फैक्टर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो ए के जगह क्या क्या लिख सकते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं और प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी लिख सकते हैं। इफेक्टिव कोलिजन को सही करने के लिए, नहीं आया था सही वैल्यू तो उसको करने के लिए किया, और वहीं से आर्हेनियस। तो आप इस इक्वेशन पे ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, ये सब छोटा चीज़ होता है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या है। तो पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम में जो कोलाइडिंग मॉलिक्यूल होता है उसी को क्या बोलते हैं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, रिएक्शन मिक्सचर कोलिजन फ्रीक्वेंसी। उसी को लाया गया। फिर पी क्या है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर, स्टेरिक फैक्टर, क्योंकि सही इफेक्टिव कोलिजन को अकाउंट करने के लिए पी भी लाया गया था जो टेक्स्ट बुक में लिखता है। तो ये सब एक बार जान लेना चाहिए कि क्या होता नहीं होता। इससे ज़्यादा कैटलिस्ट के बारे में सरफेस केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। सरफेस केमिस्ट्री का जब वीडियो भेजेंगे तब बताएंगे कि दो तरह का कैटलिस्ट होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस। फिर उसका मैकेनिज्म बताएंगे कि कैसे होमोजीनियस कैटलिस्ट काम करता है और कैसे हेट्रोजीनियस, दोनों का काम करने का अलग है तरीका, दोनों का थ्योरी भी अलग है। अभी सिर्फ एक लाइन बोल रहा हूँ, कैटलिस्ट प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट पाथ ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन एंड इन्हांस द रेट। कैटलिस्ट एक नया पाथ प्रोवाइड करता है और वैसा पाथ प्रोवाइड करता है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है। रिपीट कर रहा हूँ, कैटलिस्ट एक नया रास्ता देता है रिएक्शन के लिए जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम होता है, या कह सकते हो कि कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ रिएक्शन
तो रिएक्शन जो होता है उसका एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट घटाता है। तो यहाँ पर लिखे हैं प्रोवाइड्स एन ऑल्टरनेट पाथ ऑफ लो एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन एंड इनहांस, बढ़ाता है द रेट। जब एक्टिवेशन एनर्जी घटेगा तो के बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो के बढ़ेगा, के बढ़ेगा तो रेट। फिर कैटलिस्ट डज नॉट अल्टर द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, वो इक्विलिब्रियम के पोजीशन को नहीं चेंज करता है, ना इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदलता है, जो आप इसमें पढ़े हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में। बट डिक्रीज द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम जो लेने का उसके समय को घटाता है, लेकिन इक्विलिब्रियम के पोजीशन को या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को बदलता नहीं। ये सब समझाते हैं अभी। ये देखो विदाउट कैटलिस्ट है, ये रिएक्टेंट था ए और बी बताए थे, ये इस तरह से यहाँ पर आया, यहाँ पर आया, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाया, इधर लीड कर गया था प्रोडक्ट में C+D, ये बताए थे। ये इंटरनल एनर्जी था HR, ये इंथैल्पिक प्रोडक्ट का इंथैल्पी, इसी को यहाँ पर दिखला रहे हैं। ये जो दिख रहा है ये एक्टिवेशन एनर्जी है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, या इसी को मैं ये डबल डैश करता हूँ, इसको ये करता हूँ, आप इससे कंफ्यूज नहीं करना है। एक्टिवेशन एनर्जी ये डबल डैश एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, और ये एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट। तब देखो जैसे ही कैटलिस्ट, ये पाथ क्या है, कैटलिस्ट डालें इस पर विथ कैटलिस्ट, जैसे ही कैटलिस्ट डालें, कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। जो मॉलिक्यूल यहाँ पर पैसिव में था, जो वापस आ रहा था, अब तो वो मॉलिक्यूल यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा, मतलब प्रोडक्ट में जाएगा। जैसे ही कैटलिस्ट डाले, कैटलिस्ट डालने से क्या हुआ, एक्टिवेशन एनर्जी घटा, एक्टिवेशन एनर्जी घटने से क्या हुआ कि जो मॉलिक्यूल पहले पैसिव था वो मॉलिक्यूल भी अब एक्टिव हो जाएगा। क्यों एक्टिव होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में वो लीड करना शुरू कर देगा। तो जब वो प्रोडक्ट में लीड करना शुरू कर देगा, एक्टिव हो गया वो। तो एक्टिवेशन एनर्जी को क्यों कम किया, क्योंकि कैटलिस्ट आ गया। कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ। पहले ये रास्ता था, अब कैटलिस्ट को ये रास्ता दे दिया। अब इस रास्ते से जो कैटलिस्ट, इस रास्ते से जो रिएक्शन जा रहा है वापस भी तो इसी रास्ते से आएगा। तो इधर वाला रिएक्शन फॉरवर्ड हुआ तो इधर वाला तो बैकवर्ड हो जाएगा ना। तो जिस रास्ते से जा रहा है उसी रास्ते से फिर आ भी तो सकता है, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम, जैसे पिछला ग्राफ में बताए थे, ये एक्टिवेशन एनर्जी किसका हो जाएगा, बैकवर्ड का। ये डैश बताए थे, ये एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, अब यही हो जाएगा ना। तो जिस पाथ को ये फॉलो करेगा, रिवर्स उसी को फॉलो करेगा, इसलिए रिएक्शन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को चेंज नहीं करता है। रिपीट कर रहा हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी क्या करता है, कैटलिस्ट क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। एक्टिवेशन एनर्जी कम करने का मतलब क्या है, पहले ये वाला पाथ था, अब उसको नया पाथ दे दिया, प्रोवाइड अल्टरनेट पाथ, जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कम है, क्योंकि वो एक्टिवेशन एनर्जी घटा दिया है कैटलिस्ट। अब जो मॉलिक्यूल पहले पैसिव के कैटेगरी में आ रहा था, पैसिव मॉलिक्यूल किसको कहते हैं, जो हाईएस्ट एनर्जी बैरियर को क्रॉस नहीं करे, वो मॉलिक्यूल अब एक्टिव के कैटेगरी में आ गया। क्यों एक्टिव के कैटेगरी में आ गया, क्योंकि अब वो प्रोडक्ट में लीड करने लगा। तो रेट बढ़ा कि नहीं, तो रेट यदि लेफ्ट से राइट बढ़ा, फॉरवर्ड में बढ़ा, तो बैकवर्ड भी तो उसी स्पीड से आएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड बराबर होता है, इसीलिए उसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को चेंज नहीं करता है। तो कैटलिस्ट डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ पर ये भी बात समझ लीजिए, कैटलिस्ट है और विदाउट कैटलिस्ट है। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रेट कांस्टेंट के 4 के मानते हैं, इसके प्रेजेंस में के फॉरवर्ड के लिए, फॉरवर्ड रिएक्शन। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में ये के डबल डैश, के डैश हो जाएगा, ये के डैश बैकवर्ड रिएक्शन।
कैटलिस्ट के प्रेजेंस में समझिए एक्टिवेशन एनर्जी इधर वाला ये यूज़ करेगा तो इधर वाला भी तो ये यूज़ करेगा। तो पर इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ये था। तो अब यदि फॉरवर्ड का ये रेट, फॉरवर्ड का रेट कांस्टेंट है, ये बैकवर्ड का, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बराबर क्या लिखते हैं? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड अपॉन रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड लिखते हैं ना, जो आप पढ़ चुके हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट देंगे तो 4k अपॉन 4k डैश, कट के फिर वही रेशियो आ गया कि नहीं, k अपॉन k डैश। इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट तो वो भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन एब्सेंस, तो ऊपर k नीचे k डैश। तो रेशियो ये क्या दिखला रहे हैं? रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये क्या है? रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड। तो ये जो नेक्स्ट पॉइंट लिखा होता है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को या इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं करता है, टाइम को घटा देता है। कैसे? जब इधर से जितना जल्दी जाएगा तो उतना ही जल्दी तो इधर से भी आ जाएगा। तो कैटलिस्ट में क्या याद करके रखना है कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को घटाता है, और एक्टिवेशन एनर्जी को घटाएगा तो जो पैसिव मॉलिक्यूल पहले था वो अब एक्टिव हो जाएगा, मतलब k बढ़ेगा तो रेट बढ़ेगा। एक्टिवेशन एनर्जी को घटाने से एक नया पाथ प्रोवाइड होता है। तो ये भी बोलते हैं कि कैटलिस्ट प्रोवाइड एन ऑल्टरनेट पाथ ऑफ रिएक्शन, लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, प्रोवाइड ऑल्टरनेट पाथ। यहाँ पर जितना भी कैटलिस्ट यूज होता है सब पॉजिटिव कैटलिस्ट, नेगेटिव कैटलिस्ट का बात नहीं होता है, क्योंकि कैटलिस्ट नेगेटिव भी होता है। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का बात होता है कि पॉजिटिव कैटलिस्ट, और यहाँ पर भी पॉजिटिव कैटलिस्ट में बोले दो कैटलिस्ट होता है, एक होता है होमोजीनियस, एक होता है हेट्रोजीनियस। तो हेट्रोजीनियस का होमोजीनियस क्या है ये सब बाद में, अभी कैटलिस्ट है। अब ये जो इक्वेशन है log a माइनस ए अपॉन 2.303 RT, अब इस इक्वेशन को फिर से एक बार चेंज कर रहे हैं। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है, T एंड A आर कांस्टेंट। अब टेम्परेचर नहीं बदल रहे हैं, इससे पहले वाला इक्वेशन में टेम्परेचर बदल रहे थे, अब नहीं। अब EA एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, ये डैश डबल डैश लिए थे, एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और चेंज किसको नहीं कर रहे हैं, ना ए चेंज हो रहा है ना टी चेंज हो रहा है। आर तो गैस कांस्टेंट ही है, आर भी नहीं चेंज होगा, ये तीनों नहीं चेंज हो रहा है। तो दो इक्वेशन लिखेंगे, लेट K1 है, रेट कांस्टेंट K1 है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, K2 है, एक्टिवेशन एनर्जी डबल, मतलब K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है उस एक्टिवेशन एनर्जी पर जहाँ पर आप कैटलिस्ट लिया, कैटलिस्ट क्या किया है, घटाया है। तो इक्वेशन में आप लिखते हैं log K1 log A माइनस EA 2.303 RT, फर्स्ट इक्वेशन, log A माइनस EA डबल डैश अपॉन 2.303 RT, तो बदलेगा नहीं ना, R बदलेगा। अगेन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन। तो दोनों इक्वेशन से यदि देखा जाए तो यहाँ देखिए log K2 माइनस log K1 इक्वल्स टू log A माइनस EA डबल डैश अपॉन 2.303 RT माइनस log A माइनस EA 2.303 RT।
अगेन ये कैंसिल। अब एक ही बार लिखते हैं log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू, देखिए यहाँ माइनस माइनस प्लस, ये पूरा टर्म प्लस ये माइनस, तो ये अपॉन 2.303 RT माइनस ये डबल डैश 2.303 RT log K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू, यहाँ पर कॉमन हो जाएगा 1 अपॉन 2.303 RT कॉमन, और ये हो गया ये माइनस ये डबल डैश। इस पर भी सवाल है आपका, सवाल बताएंगे। ये भी स्टार है, इस पर भी सवाल है, सवाल बताएंगे। ये छोटा ये बड़ा है, तो इस पर भी सवाल है, सवाल बताएंगे। इसमें टेम्परेचर और आर बदलेगा नहीं, बदलने वाला कौन है यहाँ पे? एक्टिवेशन एनर्जी और रेट कांस्टेंट। तो एक्टिवेशन एनर्जी ये है, रेट कांस्टेंट K1, एक्टिवेशन एनर्जी डबल डैश K2। तो एक्टिवेशन एनर्जी डालने से एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट डालने से एक्टिवेशन एनर्जी घटा, ये बढ़ा। तो यहाँ से भी ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, फिर log A अपॉन log B, log K2 माइनस log K1 इक्वल्स टू पॉजिटिव, मतलब K2 बड़ा हो जाएगा। तो इस पर भी सवाल, क्वेश्चन आवर सवाल इस पर भी देंगे आपको। ये सब एक्टिवेशन एनर्जी में क्या याद रखना है कि एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड्स ऑल्टरनेट पाथ ऑफ रिएक्शन, और वो पाथ देता है जिसका एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट के प्रेजेंस में घट जाता है। तो कैटलिस्ट लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी एंड प्रोवाइड ऑल्टरनेट पाथ ऑफ रिएक्शन। क्या कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के वैल्यू को चेंज करता है? नहीं चेंज करता है। तो आपको कोलिजन थ्योरी पढ़ा दिए, ये कैटलिस्ट भी पढ़ा दिए, सब एनसीईआरटी में दिया हुआ, एनसीईआरटी पढ़िए। इस वीडियो से जितना भी चीज़ें एनसीईआरटी का था सारा फिनिश हो गया आपका, शुरू से फर्स्ट इंट्रोडक्टरी क्लास से लेके लास्ट पेज जो एनसीईआरटी का सब फिनिश हो गया है। एनसीईआरटी का थ्योरी मैं एक वीडियो और थ्योरी का दूंगा जिसमें एनसीईआरटी से थोड़ा बाहर रहेगा, जैसे पैरेलल रिएक्शन सब है, ये सब कुछ बता दूंगा थोड़ा इंट्रोडक्टरी। आपके सिलेबस में नहीं है, ना नीट में है, न एम्स में होगा, न मेन में, कहीं नहीं है, बस एक नॉलेज के लिए बता दूंगा और सब चीज़ सब। इसके बाद प्रॉब्लम आर सब भी बता देंगे। एनसीईआरटी का इतना ही वीडियो तक में है, आप देख भी लीजिएगा, वीडियो भी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के बीच में सर्कुलेट कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए। मुझे भी एनर्जी मिलता है कि बच्चे इसको अप्रिशिएट कर रहा है, तो मुझे भी लगता है चलो और 2 वीडियो ज़्यादा बना के दे दो। मैं फिजिकल इनऑर्गेनिक का दे रहा हूँ, फिजिकल का आपको देखना है तो वो राइजन वाले में जाओ, इनऑर्गेनिक का, फिजिकल का तो यहाँ ही इसमें। इसके बाद एक वीडियो और थ्योरी का बनाऊंगा, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री शुरू करूंगा। एक वीडियो अभी थ्योरी का बनाएंगे और 2 वीडियो कम से कम आपको प्रॉब्लम का देंगे, जिसमें पूरा एनसीईआरटी का जो अच्छा प्रॉब्लम है करके दे दूंगा। आप पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहिए। डाउट हो तो भेजते रहिए, कमेंट सेक्शन में लिखिए, कोशिश करेंगे कि आपको भेज दें। जिस बच्चे को व्हाट्सअप नंबर है व्हाट्सअप पर भेजिए, जब मुझे टाइम मिलेगा मैं कर दूंगा। और जो आपके जूनियर है जो इस बार 10th का एग्ज़ाम देके पास किया है, उसके लिए मैं पैकेज ला रहा हूँ 11 का एकदम पूरा केमिस्ट्री का, 12th तक आप लोगों को दे ही रहा हूँ, पूरा जोरदार पैकेज ला रहा हूँ। उसको सब कुछ देंगे, असाइनमेंट मिलेगा, क्वेश्चन मिलेगा, थ्योरी भी मिलेगा। और थ्योरी कैसा पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे आप देख रहे हैं। एनसीईआरटी को पकड़ के चलिए, एनसीईआरटी से थोड़ा सा एक्सटेंशन, और जो भी थ्योरी पढ़ा रहे हैं ना बेटा उसमें क्लियरिटी है। टेक्स्ट बुक से मिला लीजिए कि थ्योरी में क्लियरिटी है कि नहीं, उसमें ज़्यादा झूठ फूस बात बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, पूरा एनसीईआरटी एक्सप्लेन करता हूँ। यदि फिर भी कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं ट्राई करूँगा, कोशिश करूँगा उसको सॉल्व करने का, और जितना हो सके वीडियो के थ्रू हेल्प करेंगे। और जो भी आपके 10th स्टडिंग बच्चे हैं, दोस्त हैं, छोटे भाई हैं, ये सब उसको बोलिए 11 का 15 जुलाई के बाद से 11 का वीडियो देंगे, उसमें सब कुछ उसको देंगे, तो उसको रखिए। केमिस्ट्री का पूरा मोच में छोड़ दीजिए, और एकदम नंबर 1 तो दूंगा ही। मैं अपना तारीफ नहीं करता हूँ, मैं कैसा पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाता हूँ आप बच्चे लोग जानते हैं।
जो क्लास के जनरली तो जो वही बच्चे देख रहे होंगे जो मेरे क्लास में थे, जिसको मैं 11 में अभी पढ़ा के आया हूँ, सिलेबस फिनिश करके आया हूँ। उसके बाद हम लोग कोरोना माता के कारण इधर है तुम उधर है। कोरोना माता है ना जी, पूजा पाठ होता है ना, बिहार में रह तो नहीं देखते हो, अब तो खैर रुका हुआ है। तो क्या करना है बच्चे, लाइक एंड सब्सक्राइब, हेल्प, यही हेल्प होता है आपसे। और 11 के जो बच्चे हैं उसके लिए 15 जुलाई के बाद से टॉप लेवल का बेटा देखो, हाँ उसमें ब्राह्म ब्रूम नहीं रहेगा कि बेटा स्माइली दो, बेटा ये दो, बेटा ये सब नहीं रहेगा। साइंस में एकदम पकड़ के रहेगा। जो बच्चे एक बार वीडियो देख लेगा बेटा, नीट का, एम्स का, मेन का सब सवाल बनेगा। वीडियो सुरक्षित ही रहेगा यूट्यूब पे। एग्जामिनेशन देख के आना, फिर वीडियो सर्च करके देख लेना, ये बात कहा गया था कि नहीं, ये बात पढ़ाया गया था कि नहीं, ये सवाल डिस्कशन किया गया था नहीं। ये पिछले 15 साल का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और जो बच्चे आप मुझसे पढ़े हो, मैं बोलता कम हूँ, मैं प्रचार कम करता हूँ बेटा, साइलेंट वे में काम करता हूँ। पिछले 1.5 महीने से आपको वीडियो दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बच्चे का पढ़ाई नहीं रुके, बच्चे का हैम्पर ना हो। तो बच्चे का भी फर्ज तो बनता है ना कि सपोर्ट कर देना। ठीक है, थैंक यू। एक बात और बोलना है, आप सब बच्चे जानते हो, पढ़ भी रहे हो, ये जो मैं 11th 12th का जो पैकेज ला रहा हूँ उसमें सब कुछ मिलेगा आपको। मेरा सब कुछ मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, डाउट सेशन मिलेगा, मैं लाइव भी आऊँगा, वीक में 1 या 2 दिन लाइव आऊँगा, 2 घंटे का लाइव सेशन रहेगा। ये जो ला रहा हूँ ना बेटा, बहुत ही सिंपल वर्जन में ला रहा हूँ, जिसके गार्जियन इतना हाई अमाउंट ऑफ फी बियर नहीं कर सकते हैं, बड़े बड़े कोचिंग का, बड़े बड़े का, बहुत ही कम में, बहुत मिनिमम में मैं उसको अच्छे क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करूंगा। और मैं तो खुद बड़े बड़े कोचिंग में पढ़ा के आप लोग को दे रहा हूँ। आप सब तो जानते ही हैं, मैं कोचिंग का नाम क्या लूँ, जितने भी लीडिंग कोचिंग है सब मैं पढ़ाया हूँ। 15 साल का एक्सपीरियंस है। बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही लो कॉस्ट पे आपको दूंगा। इतना बड़ा बड़ा फी स्ट्रक्चर है, बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे हैं जो नहीं दे पाते हैं, उनके लिए ये सब बहुत ही अच्छा रहेगा। बिलीव मी, मैं बोलता कम हूँ, काम ज़्यादा बेटा करता हूँ, क्योंकि नेचर ही ऐसा है मेरा, थोड़ा एग्रेसिव रहते हैं। बैच में आप लोग जानते ही हैं, मैं थप्पड़ मारता हूँ। आपको क्यों थप्पड़ मारता था? अपने लिए नहीं। अब बच्चे आप व्हाट्सएप पर भेजते हो कि सर मोटिवेशनल बात बोलिए, मोटिवेट कीजिए। अरे क्या मोटिवेट करें? मेरे साथ जुड़े रहो बेटा, मोटिवेट होते रहोगे। मैं तो खुद ऐसा इंसान हूँ, खुद काम करता हूँ, तुम्हें भी करवाता हूँ। तुम सब मेरे बच्चे हो, कहोगे 6 घंटे में खड़ा होकर लाइव सेशन दूंगा, मैं ही कर सकता हूँ ये काम। और मेरा टीम है, मेरे भी टीम में 1 से गुनी लोग हैं। और केमिस्ट्री में तुमको ऐसे भी स्टार से मिलाऊंगा जो मेरे बाप हैं, जो मेरे बहुत बड़े हैं, जिनसे मैं पढ़ा हूँ लिखा हूँ, जो बहुत बड़े स्कॉलर हैं, इंडिया लेवल के स्कॉलर हैं, जो कभी बड़े बड़े यूनिवर्सिटी के वो एग्जामिनेशन कंट्रोलर रहे, सेटर रहे, पेपर लेक्चर रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं। उनसे भी आपका रूबरू लाइव सेशन करवाऊंगा, उनका भी क्लास करवाऊंगा, जो मेरे बाप है, जो मेरे उस्ताद हैं। तो आप लोग के लिए बेटा बहुत ही जोरदार तरीके से काम कर रहा हूं केमिस्ट्री में, और बहुत अच्छा पैकेज लेके आ रहा हूं। ये 15 जुलाई के बाद से, मतलब अभी अगस्त के फर्स्ट वीक्स तक स्टार्ट हो जाएगा। और इतना बड़ा बड़ा जो फी स्ट्रक्चर है ना बेटा, वो नहीं है। सिंपल वर्जन में बोलता हूँ। पटनाइट हूँ तो बिहारी हूँ तो बिहारी टोन में बोलूँगा। लिट्टी चोखा से प्रेम है, वही खाऊंगा। वो बड़ा बड़ाम भ्रूम इधर वाला नहीं हूँ। तू भी बिहारी, मैं भी बिहारी वाला बात होता है बेटा। तो बस इंतजार करो, जूनियर को रोक के रखो। आज कुछ ज़्यादा ना मोटिवेट कर दो, ज़्यादा बोल दिया हूँ, क्या करोगे बेटा, हम भी लॉकडाउन में फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तो समझो आज इतना थोड़ा दिए हैं, और थोड़ा सा ध्यान रखना इस सब पर, ठीक है। थैंक यू।